नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग डेमोग्राफिक ट्रेंड को देखने वाले हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखो, डेमोग्राफिक ट्रेंड, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है और ट्रेंड का मतलब क्या होता है। इन दोनों को समझो तो आपको ये मालूम चलेगा कि डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब क्या होता है। देखो, डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का स्टडी करना। पॉपुलेशन का स्टडी क्यों करेंगे? पॉपुलेशन का स्टडी करना क्यों है? पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे तो हम लोग को ये मालूम चलेगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किसका है, बच्चा का है या फिर बड़ा का है या फिर बूढ़ा का है। अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन बूढ़ा का है तो हम लोग को हेल्थ केयर फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर पेंशन फैसिलिटी ज़्यादा लेकर के आना पड़ेगा। और अगर मान लो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो बच्चा का है तो स्कूल ज़्यादा सेटअप करने होंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग को फ्यूचर में रेडी रहना पड़ेगा। इसीलिए पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और ट्रेंड का मतलब होता है चेंजिंग पैटर्न। लॉन्ग टर्म चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रेंड। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्यों करते हैं हम लोग? पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाए, हेल्थ केयर सर्विसेज देख पाएँ, कहीं पर वल्नरेबिलिटीज़ है, कोई चीज़ में हम लोग वीक हैं, तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए स्टडी करते हैं पॉपुलेशन को। ट्रेंड का मतलब तो जानते हैं, चेंजिंग पैटर्न। तो दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर पॉपुलेशन साइज, साइज देखो कि साइज कितना बढ़ रहा है, कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, कितना नंबर ऑफ ह्यूमंस है ना, अपने देश के अंदर। ये देखो एज कॉम्पोजिशन, उनमें से जितना भी पॉपुलेशन है उनमें से कौन सा एज का सबसे ज़्यादा लोग है, कौन सा एज का कम लोग है। ठीक है, इसी ये मालूम चलता है कि बच्चे ज़्यादा हैं या फिर अडल्ट ज़्यादा हैं या फिर सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, ये मालूम चलता है। इसके बाद फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि किस दर पे, किस रेट पे बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है। और मोर्टेलिटी का मतलब होता है किस दर पे आदमी मर रहा है। तो अगर मान लो कि बच्चा पैदा होने का रेट ज़्यादा है और मरने का रेट कम है तो ऑटोमेटिकली यही मालूम चलेगा कि हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो और ग्रो करने वाला है, पीक जाने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग का स्थिति क्या है? हम लोग का अभी फर्टिलिटी रेट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 1.9 के करीब है। तो कम हुआ है 1.9 के करीब का मतलब क्या हुआ? अगर फर्टिलिटी रेट 2 रहेगा तो मतलब एक महिला 2 बच्चे को जन्म दे रही है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट अभी 3.5 के करीब है, यानी कि एक महिला वहाँ पर 3.5 बच्चा को पैदा कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है? उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हमारा इंडिया में चूंकि फर्टिलिटी कम हुआ है, मोर्टेलिटी भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अभी पीक पे जाने वाले हैं पॉपुलेशन में। उसके बाद फिर हम लोग का डाउनग्रेड होने चालू होगा, लेकिन अभी भी हम लोग पॉपुलेशन हम लोग का बढ़ ही रहा है। ठीक है, हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, आपको याद होगा। ठीक है, हम लोगों ने चाइना को पीछे कर दिया है। इसके बाद माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखो, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की जब समझते हैं हम लोग तो ये भी जानते हैं कि कौन सा पॉपुलेशन कहाँ रहता है। ठीक है, मान लो जब आप पॉपुलेशन को देखें, सर्वे वगैरह किए, सेंसस किए, तो आपको क्या मालूम चला? आपको ये मालूम चला कि मैक्सिमम बिहार के जो लोग हैं वो आपका माइग्रेट करके जाते हैं। तो पॉपुलेशन की स्टडी करने से आपको ये भी मालूम चला कि जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट क्यों करता है या अर्बनाइजेशन क्यों आता है। तो आपको एक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को समझने से लॉन्ग टर्म में चेंजेस मालूम चलता है। वो लॉन्ग टर्म का चेंजेस को प्रिडिक्ट करके आप पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप इतने बड़े लेवल में डेमोग्राफिक ट्रेंड को पढ़ना, मतलब आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, है ना। इसके बाद देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। कोई भी डेमोग्राफी जो है ये किस तरीके से बदलता है। 4 स्टेज होता है इसका। ठीक है, स्टेज 1 जहाँ पर किसी देश का हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है। वहाँ पर लोग जल्दी जल्दी जन्म भी ले रहे हैं, जल्दी जल्दी मर भी रहे हैं। मर क्यों रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है तो मर जा रहे हैं। और बच्चा पैदा हो रहा है क्योंकि एजुकेशन भी नहीं है। तो देखो, स्टेज 1 होता है जहाँ पर आपका देश जो है वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, स्टेज 2 में थोड़ा सा डेवलप होता है, स्टेज 3 और थोड़ा डेवलप होता है, स्टेज 4 और डेवलप होता है। हमारा देश अभी स्टेज 3 के अंदर है। ठीक है, तो डेवलपमेंट भी बढ़ता है स्टेज के आधार पे। ठीक है, तो पहला स्टेज में क्या हुआ कि हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। बर्थ भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, डेथ भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन स्टेगनेंट है। पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, स्टेगनेंट है। जितना जन्म ले रहा है उतना मर जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में अभी चैड और साउथ सुडान को आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेज 2 का देखते हैं। स्टेज 2 में जब कंट्री जाता है यानी थोड़ा डेवलप कर लेता है तो उसका बर्थ रेट तो हाई रहता है लेकिन डेथ कम रहता है। डेथ रेट कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी आ जाता है। ठीक है, उतना मेडिसिन वगैरह मिलने लगता है तो डेथ रेट जो है वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बर्थ रेट ये कंट्रोल नहीं होता, तो बर्थ रेट आगे बढ़ते रहता है। इस समय पॉपुलेशन बूम करता है, जैसे अभी पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है। ठीक है, इसके बाद स्टेज 3 में क्या होता है? लो बर्थ, बर्थ रेट कम हो गया है लेकिन पॉपुलेशन स्टिल ग्रो कर रहा है।
ठीक है, जो कि इंडिया में है। इंडिया में बर्थ रेट कम हो गया है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो स्टिल ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम लोग का ग्रोइंग पॉपुलेशन है। ठीक है, इंडिया और कीनिया इसका एग्जाम्पल है। स्टेज 4 का बात करें तो स्टेज 4 में बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। देखो बर्थ रेट क्यों कम है, क्योंकि एजुकेशन हो गया है। स्टेज 4 में बहुत लोग डेवलप हो जाते हैं तो एजुकेशन हो गया है, तो लोग बच्चे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 2 बच्चे ही कर रहे हैं, 2 बच्चे बच्चे 2 ही अच्छे। 2 से ज़्यादा बच्चे अ, मीठी खीर बवासीर वो क्या था वो? देखते हैं। पंचायत बवासीर डायलॉग मीम, हाँ चलो देखते हैं क्या है। हाँ, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। ये तो मस्त है, बढ़िया। चलो, तो आप ये समझ गए कि स्टेज 4 में क्या स्थिति हो गया, लो बर्थ और लो डेथ। लोगों को बुद्धि भी आ गया तो उन लोग बर्थ रेट कम कर दिए, और हमारा फैसिलिटी भी और बढ़ गया तो डेथ रेट भी कम हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है या फिर श्रिंक करने लगता है। ठीक है, मतलब स्टेबल हो जाता है या फिर श्रिंक करने लगता है। एग्जाम्पल है यूएस और साउथ कोरिया। ठीक है, लेकिन अब जो है ना स्टेज 5 भी आ गया, क्योंकि अब बहुत सारा कंट्री और भी ग्रो करने लगा, तो स्टेज 5 आ गया। स्टेज 5 जो है, जापान स्टेज 5 के अंदर आता है, जहां पर एक्सट्रीमली लो बर्थ रेट है, बर्थ रेट एकदम कम हो गया है और पॉपुलेशन एज कर रहा है। ठीक है, ये जापान स्टेज 5 में है। देखो स्टेज 5 जो है ना, ये कोई थ्योरी में नहीं लिखा गया है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, इसके अंदर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है, लेकिन स्टेज 5 भी आ गया क्योंकि जापान आगे ही बढ़ गया है। तो जापान को आप कहाँ रखोगे, जापान को आप कहीं पर भी नहीं रख सकते हो, कोई भी स्टेज में आप जापान को नहीं रख पाओगे। जापान के लिए आपको एक नया स्टेज बनाना पड़ेगा, स्टेज 5। तो ये अनऑफिशियल है, ये अनऑफिशियल है। ठीक है, स्टेज 5 अनऑफिशियल है, लेकिन अगर आप जापान का एग्जांपल दोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि स्टेज 5 में वो आएगा जहां पर एक्सट्रीमली लो बर्थ रेट होता है और पॉपुलेशन एज करता है। चाइना जो है ना, चाइना चाइना इस स्टेज 4 का लेटर स्टेज में है, और वो जल्दी ही स्टेज 5 में आने लगेगा। ठीक है, चलो, समझ गए आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को भी। अब देखो इंडिया के बारे में। अब डेमोग्राफिक ट्रेंड तो देख लिया हम लोगों ने कि डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या होता है और मॉडल क्या है। अब देखते हैं कि इंडिया का क्या स्थिति है। डेमोग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया का क्या स्थिति है। देखो, इंडिया में 65% इंडियंस जो है वो 35 ईयर्स के अंदर आते हैं, उनका एज 35 ईयर्स से कम का रहता है। ये S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जब भी आप डेटा अगर लिखना चाहोगे तो आप कोट जरूर करना कि एज पर S&P ग्लोबल रिपोर्ट 65% ऑफ द इंडियंस आर बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब कि 15 से 59 ईयर्स का एज के बीच में। ठीक है, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है ये 1 बिलियन होने वाला है बाय 2030, एज पर SBI रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा बेनिफिट जो कि डेमोग्राफी की वजह से आने वाला है। डिविडेंड का मतलब आपको मालूम होगा, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब कि पॉपुलेशन की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो पॉपुलेशन की वजह से आपको कब प्रॉफिट होगा, जब आपको पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज में हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्किंग एज में हो, तो बेनिफिट अराइजेस बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी, लाइक नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू के अंदर। इंडिया हैज ए यूथ बल्ज, यूथ बल्ज भी आपसे पूछ सकता है कि यूथ बल्ज का मतलब क्या होता है। जब आपका लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 15 से 29 एज के बीच में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूथ बल्ज। तो इंडिया के पास यूथ बल्ज भी है। ठीक है, इसके बाद चैलेंजेस क्या है, मान लो हम लोग के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, इसका मतलब कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, उन लोग से हम लोग काम कराएंगे तो हमारे देश को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, हमारा इंडियन इकोनॉमी और ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेनिफिट, हो जाएगा, हो क्यों नहीं रहा है, हाँ, हो क्यों नहीं रहा है, चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस यहाँ पर बताया गया है। चैलेंजेस क्या है, असिमेट्रिक डेमोग्राफी, हमारा जो डेमोग्राफी है वो असिमेट्रिक है। जैसे कि शहर में कम लोग हैं, शहर में कम लोग हैं और गांव में ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, गांव में ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लोग कम काम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। देखो एग्रीकल्चर में मान लो कि 4 आदमी का जरूरत है, और वो भी सिर्फ 4 महीना के लिए, लेकिन वहां पर क्या होता है 10 आदमी लगा हुआ है पूरा 12 महीने के लिए, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो पूरा गिर गया है।
ठीक है, गाँव में रहने की वजह से, और गाँव में रहने की वजह से आप स्किल भी नहीं सीख पाए हैं। तो ये जो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है डेमोग्राफी का, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। दूसरा स्किल डेफिशिएंसी, स्किल का भी डेफिशिएंसी है। जो मार्केट में, जो सेक्टर में हम लोग को स्किल चाहिए, वो स्किल हम लोग एजुकेशन में नहीं दे पा रहे हैं। तो स्किल डेफिशिएंसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, हमारे इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। अराउंड 90% ऑफ द यूथ या फिर 90% ऑफ द पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, एमएसएमई सेक्टर के अंदर है, ठीक है। इसका लो ह्यूमन कैपिटल, हमारा ह्यूमन कैपिटल भी खराब है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि स्किल्स, ह्यूमन का स्किल्स अभी डाउन है, अच्छा नहीं है, ठीक है। जो ह्यूमन का हेल्थ है अभी वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है, और एजुकेशन वो भी अच्छा नहीं है, तीनों चीज अच्छा नहीं है। इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल खराब होना। एचडीआई रैंक, एचडीआई रैंक हम लोगों ने पढ़ रखा है। आप बताओ कि एचडीआई रैंक में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ठीक है। एचडीआई रैंक यूएनडीपी 2025 के हिसाब से 134 है इंडिया का, आउट ऑफ 191 कंट्रीज। तो 191 कंट्रीज में एचडीआई के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का रैंक 134 है, ठीक है। लेटेस्ट डेटा आपको याद रखना है, अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद या 6 महीने बाद देख रहे हैं तो लेटेस्ट डेटा जो आएगा उसको आपको देखना है, ठीक है। लेटेस्ट डेटा अभी यही पर है कि 134 रैंक में है इंडिया, ठीक है। अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे, ठीक है। वीडियो में समझेंगे इस चीज को कि क्या क्या चैलेंजेस है और डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, समझेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका सोशल इश्यूज का पार्ट है, और सोशल इश्यूज जो है ना, वही देखा जाता है कि ऐसे में भी पूछता है आपसे। तो एक वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 15-10 नंबर का आपको मिल सकता है। तो इसीलिए इसको आप हल्के में मत लो, देख लो, है ना। देखो इसको आप। Did you know? India's population is projected to hit 1.7 billion by 2065. But what's driving this shift? India's rapid economic growth and improvements in healthcare and education have led to a decline in fertility rates. As fertility rates देखा, एजुकेशन की वजह से फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। decrease, India's population may stabilize earlier than expected. अब फर्टिलिटी रेट अगर कम हो गया है तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। According to studies, demographic transition is the shift from high birth and death rates to low ones, leading to a higher proportion of working-age adults, a demographic dividend. But this transition comes with challenges like an aging workforce and regional disparities. Yet it also presents opportunities for enhanced productivity and women's participation in the workforce. By capitalizing on these opportunities, India can emerge as a global economic powerhouse in the 21st century. ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो, हम लोगों ने अब चैलेंजेस देख लिया है। अब देखते हैं कि चैलेंजेस के लिए इंडिया कर क्या रहा है, पॉलिसी रोड मैप क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी रोड मैप क्या है, क्या क्या स्कीम हम लोग लेकर के आए हैं जिसका हेल्प से हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को अपने हेल्प के लिए ले सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अर्न कर सकते हैं अच्छे से। सबसे पहले स्किलिंग देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या क्या था, देखो प्रॉब्लम था कि स्किल डेफिशिएंसी है, ठीक है, असिमेट्रिक डेमोग्राफी है, इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस ज़्यादा है, और ह्यूमन कैपिटल कम हो गया है। ये सब चैलेंजेस है। तो हम लोगों को पॉलिसी रोड मैप उसी आधार पर रखना पड़ेगा। तो पहला क्या था, असिमेट्रिक डेमोग्राफी है, मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो गाँव में है, और गाँव में है तो वो टेक्निकली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, उनके पास स्किल नहीं आ पा रहा है। तो कोई बात नहीं है, जो रीजनल डिस्पैरिटी आप बोल रहे हो, रीजनल डिस्पैरिटी को ठीक करने के लिए सरकार कुछ कदम लेकर के आया है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी कैसे कदम लेकर के आया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर के आया है, ठीक है। पीएम गति शक्ति लेकर के आया है। पीएम गति शक्ति के अंदर क्या है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर रहे हैं अंडर डेवलप्ड एरियाज में, ठीक है। इसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो गांव में भी लोग हैं वो लोग भी चीज़ों को सीख सके और स्किल डेवलप हो सके। तो डिजिटल इंडिया भी हम लोग लेकर के आए हैं, ई गवर्नेंस करा रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही मल्टीकल्चरिज्म ये समझा था कि, ये पता नहीं वहां पर नहीं कहीं और समझा था, पीआईबी में देखा था, पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी स्कीम क्या है, वाईफाई एक्सेस हम लोग दे रहे हैं गांव में भी, ताकि लोगों के पास इंटरनेट आए, अगर इंटरनेट आएगा तो डिजिटल सर्विसेज भी आएगा। तो पीएम वानी भी एक बहुत अच्छा स्कीम है, ठीक है, तो आप उसको भी कोट कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद देखो, पीएम ई विद्या स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये भी बेनिफिट देता है गांव के बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम लोग स्किल दिए हैं और रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म किए हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। देखो स्किलिंग में हम लोग
पीएम कौशल विकास योजना लेकर के आ रहे हैं, जहां पर हम लोग स्किल ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं और प्लेसमेंट भी देते हैं। ठीक है, तो स्किल इंडिया मिशन है, इसके थ्रू क्या करते हैं, आईटीआई या फिर एनएचडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके मदद से हम लोग स्किलिंग करते हैं, अप स्किलिंग करते हैं, ताकि जॉब मार्केट में जॉब मिल सके उनको। ठीक है, जॉब क्रिएशन के लिए हम लोग ये जाने कि वन ऑफ द चैलेंजेस क्या है, कि हम लोग का इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर को हम लोग और ग्रो करवा देंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा। तो उसके लिए हम लोग उनको ग्रो कराने के लिए मुद्रा योजना लेकर के आए हैं, ताकि जो एमएसएमई है, एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन मिलने लगे। अगर कोलैटरल फ्री लोन मिलने लगेगा तो क्या होगा कि वो लोग ग्रो करेगा, एमएसएमई ग्रो करेगा, यानी इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। अगर ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ा देंगे तो हम लोग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको यूज कर पाएंगे। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन। अब देखो, हमारा जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हम लोग का बहुत सारा यूथ जो है सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी जाना चाहता है, जैसे कि इंश्योरेंस लेना चाहता है, ठीक है, पेंशन के लिए फ्यूचर में बेनिफिट लेना चाहता है। तो उनके लिए हम लोग सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना और ई श्रम पोर्टल। ठीक है, तो यही था जो था, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। ठीक है, पॉलिसी रोड मैप जो है उसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीज ऐड करके दिया है और आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। देखो, मैंने जो पीडीएफ आपको दिया है डेमोग्राफिक ट्रेंड का, वहां पर मैंने पॉलिसी रोड मैप अलग से एक पेज दिया है, जहां पर मैंने बहुत सारा डाला है स्कीम्स। तो वो स्कीम्स को आप याद रखिएगा, एडिशनल स्कीम्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपना बेसिक बुद्धि के आधार पर, है ना। हाँ, हम लोग रीड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रेंड। डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या होता है? इट रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म पैटर्न एंड चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ओवर टाइम। ठीक है, दिस इंक्लूड चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ रेट, एज कंपोजिशन, जैसे कि यूथ है या वर्किंग है या फिर एल्डरली है, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स, माइग्रेशन पैटर्न्स एंड अर्बन रूरल कंपोजिशन। ठीक है, व्हाई इट मैटर्स फॉर इंडिया? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स डिटरमाइन फ्यूचर इकोनॉमिक नीड्स, लेबर सप्लाई, policy priorities, and social challenges. For India, understanding these trends is crucial to reap the demographic dividend and ensure inclusive development. ये demographic dividend है क्या? The economic benefit that arises when a country has a larger share of working age population compared to dependents. ठीक है, रट लो इसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप रट लो, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया इंटरव्यू में, मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा, तो आप सीधा सीधे बोल पाओगे, आपका रटा हुआ रहेगा तो कुछ भी गलती होने का आसार भी नहीं होगा। यूथ बल्ज क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रेंड where a large share of population is in 15 to 29 एज ग्रुप। ठीक है, इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? इंडिया है 65% ऑफ पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स। इफ हार्नेस्ड वेल दे कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी, सेविंग्स एंड जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स 4 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, ये डेवलपमेंट के आधार पर होता है। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ पॉपुलेशन पैटर्न इवॉल्व ओवर टाइम एज कंट्रीज डेवलप। ठीक है, स्टेज 1 में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, एग्जांपल चैट साउथ सुडान। स्टेज 2 फॉलिंग डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, पॉपुलेशन बूम, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान। स्टेज 3 फॉलिंग बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग, एग्जांपल इंडिया एंड कीनिया। स्टेज 4 में लो बर्थ एंड डेथ रेट्स, स्टेबल और श्रिंकिंग पॉपुलेशन, एग्जांपल यूएस, साउथ कोरिया। क्या क्या चैलेंजेस है टू रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड? देख लो, इसको भी देख लेते हैं। एसिमेट्रिक डेमोग्राफी, वर्किंग एज पॉपुलेशन इज स्क्यूड टुवर्ड्स पुअरर स्टेट्स विद वीक जॉब मार्केट। मैंने बोला ना कि जो टीयर 3 सिटीज होते हैं वहां पर मोस्टली ज्यादा यूथ है। ठीक है, और सब उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो जॉब मार्केट भी नहीं मिल पा रहा है। आपको मालूम है, मैं तो दुमका में ही काम करता हूँ, मेरा ऑफिस दुमका में ही है, तो यहाँ पर जो मेरा टीम है उस टीम को मैं ज़्यादा पे नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ही उतना मतलब उतना रेवेन्यू नहीं होता है कि मैं उसको ज़्यादा पे कर पाऊँ, लेकिन वो लोग डिजर्व करते हैं ज़्यादा पेमेंट। कारण क्या है? क्योंकि वो स्किल्ड है, लेकिन इस जगह में वैसा जॉब मार्केट नहीं है, वैसा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, डेमोग्राफी के आधार पर असिमेट्रिक है, स्क्यूड है। ठीक है, स्किल डेफिशिएंसी, मेजॉरिटी ऑफ फ्यूचर जॉब्स रिक्वायर डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स, मोस्ट यूथ लैक दीज। आपको मालूम है, मैं दुमका में अभी रहता हूँ, रांची में भी मैं जाते रहता हूँ। अगर मैं लोगों को हायर करूँ, बच्चों को हायर करूँ, मान लो कि ग्रेजुएशन वाले बंदों को हायर करूँ, पावर पॉइंट नहीं आता उनको, एक्सेल नहीं आता उनको, तो ये तो कंसर्न है। बिना एक्सेल का आपका काम होता नहीं है। अगर आप कोई एवरेज सा भी वर्कफोर्स में काम कर रहे हो, बिना एक्सेल का काम ही नहीं होता है।
मेरा पावर पॉइंट का काम ही नहीं होता है और आप जानते ही नहीं हो। तो ये बेसिक स्किल भी डेफिशिएंट है बहुत लोगों में। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूचर जॉब्स रिक्वायर डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स, बट मोस्ट यूथ लैक दिस। इसके बाद लो ह्यूमन कैपिटल। India's HDI rank is 134 out of 191 UNDP 2025, रिफ्लेक्टिंग पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर। हेल्थ भी खराब है और एजुकेशन भी खराब है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, ओवर 90% ऑफ द वर्कर्स आर इन इनफॉर्मल जॉब्स, लैकिंग सिक्योरिटी, बेनिफिट्स एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझ लिया। डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है, ठीक है, इसके अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, यूथ बल्ज क्या होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या है, और क्या चैलेंजेस है टू रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। इतना ही था। बाकी पॉलिसी रोड मैप आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन कौन सा स्कीम आया है। तो मैंने कुछ स्कीम्स आपको यहाँ पर बता दिया, जैसे कि पीएम कौशल विकास योजना, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, पीएम वानी स्कीम, जॉब क्रिएशन के लिए मुद्रा योजना, उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, पीएम गति शक्ति फॉर इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, ये सब है। तो हम लोग सब समझ गए, ठीक। अब समराइज करेंगे, बाकी ये टॉपिक हो गया हमारा। चलो समराइज करते हैं जो भी आज हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखें डेमोग्राफिक ट्रेंड। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक डेमोग्राफी और दूसरा ट्रेंड। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को स्टडी करना। पॉपुलेशन का स्टडी क्यों करना है भला? पॉलिसी बनाने के लिए। जब हम लोग को ये मालूम चलता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है और पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो यूथ है, तो हम लोग ये मालूम चलेगा अगर यूथ है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम लाना पड़ेगा। और अगर मान लो कि पॉपुलेशन को स्टडी करके ये मालूम चला कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो उनके लिए स्कूल्स बनाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी स्कूल बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग पॉपुलेशन को स्टडी करके मालूम चला कि बूढ़े ज़्यादा है हमारे पॉपुलेशन के अंदर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग अपने देश का वल्नरेबिलिटीज को भी चेक कर सकते हैं कि हमारे देश का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए डेमोग्राफी को स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है, पॉपुलेशन को स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और ट्रेंड का मतलब क्या होता है? चेंजिंग पैटर्न। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड का साथ में मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म चेंजेस इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि पॉपुलेशन साइज, एज कॉम्पोजिशन, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी और माइग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हम लोग देखे, जहां पर हम लोग ये देखे कि डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है ना, वैसे देश का भी डेमोग्राफी बदलते रहता है। तो 4 स्टेज में बदलता है, ठीक है। स्टेज 1 में क्या है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। इसकी वजह से क्या होता है? पॉपुलेशन जो है स्टैग्नेंट रहता है। एग्जाम्पल अभी चैड और साउथ सूडान। स्टेज 2 यानी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है तो स्टेज 2 में पहुंच जाता है। स्टेज 1 में क्या हुआ था कि बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट ज्यादा है। बर्थ रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, ठीक है। और डेथ रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि उतना फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग बचा सके लोगों को, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। इसकी वजह से पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है। एग्जाम्पल चैड और साउथ सूडान। स्टेज 2 में जब हम लोग को थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है तो उस केस में बर्थ तो हाई रहता है लेकिन डेथ को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, डेथ रेट कम हो जाता है क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटी हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं। तो उस केस में पॉपुलेशन बूम होता है, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इसके बाद स्टेज 3 आता है, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो स्टेज 3 पहुंच जाते हैं। वहां पर बर्थ रेट हम लोग कम कर लेते हैं और डेथ रेट भी हम लोग नॉर्मल रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पॉपुलेशन जो है ग्रो ही कर रहा होता है। एग्जाम्पल कीनिया, इंडिया। इंडिया भी स्टेज 3 के अंदर आता है। इंडिया डेवलप तो कर लिया है लेकिन लो बर्थ रेट है, यानी पहले जैसा नहीं लेकिन लो बर्थ रेट है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है स्टिल ग्रो कर रहा है। अभी इंडिया का पॉपुलेशन पीक नहीं किया है, करने वाला है। इसके बाद स्टेज 4 आता है जहां पर बर्थ रेट भी कम हो जाता है क्योंकि लोग एजुकेट हो जाते हैं, और डेथ रेट भी कम हो जाता है क्योंकि लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी भी पहुंच जाता है। इससे क्या होता है? जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहता है या फिर श्रिंक करता है। एग्जाम्पल यूएस और साउथ कोरिया, इसके अंदर चाइना भी आ रहा है, ठीक है। स्टेज 5 जो है अनऑफिशियल है, लेकिन अगर जापान को अगर आप रखना चाहोगे तो कोई स्टेज में नहीं रख पाओगे। इसीलिए जापान के लिए स्टेज 5 बनाना पड़ा है, जहां पर एक्सट्रीमली लो बर्थ रेट होता है, पॉपुलेशन उसका एज करता है। ओके, तो ये हम लोग देखे थे। और हम लोग देखे इंडिया के बारे में। तो S&P ग्लोबल के हिसाब से इंडिया के 65% इंडियंस जो है 35 ईयर्स से कम के एज के, ठीक है। इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि 15 से 59 साल के एज का बीच का जो पॉपुलेशन है, वो 1 बिलियन होने वाला है बाय 2030 एज पर SBI रिसर्च। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि इंडिया को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी, बिकॉज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम लोग अच्छी तरह से इसको हार्नेस कर लें तो और बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। इंडिया हैज यूथ बल्ज। यूथ बल्ज का मतलब होता है जब लार्ज पॉपुलेशन जो है 15 से 29 साल की उम्र का रहता है उसको बोलते हैं यूथ बल्ज।
तो इंडिया के पास भी यूथ बल्ज है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के पास? चैलेंजेस है डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं ले पाने का, कुछ चैलेंजेस है। क्या? असिमेट्रिक डेमोग्राफी। क्या है कि जब ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना, ज्यादा यूथ जो है हमारा, वो गांव में है, वो ऐसे जगह में है जहां पर जॉब मार्केट कम है, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और दूसरा है स्किल डेफिशिएंसी। मार्केट में जिस स्किल का रिक्वायरमेंट है वो स्किल अभी बच्चों के पास नहीं मिल पाता है। एजुकेशन सिस्टम प्रोपेगेट नहीं कर पा रहा है ठीक से स्किल को। इसके बाद इन्फॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है अभी भी हमारे देश में। ताकि हम लोग गरीबी से उठ रहे हैं ना, तो गरीबी से उठ रहे हैं, तो इन्फॉर्मल सेक्टर अभी भी डोमिनेंट है। इन्फॉर्मल सेक्टर के अंदर ही अधिक से अधिक यूथ काम कर रहा है अभी भी। ठीक है। जैसे कि एमएसएमई। ठीक है। फिर लो ह्यूमन कैपिटल। लो ह्यूमन कैपिटल है अभी हमारा यूएनडीपी 2025 का रैंक अगर हम लोग देखे थे, तो एचडीआई रैंक हम लोग का 134 था आउट ऑफ 191 कंट्रीज। यानी कि इंडिया में ह्यूमन का हेल्थ, ह्यूमन का एजुकेशन, ह्यूमन का स्किल तीनों कम है। ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस है। ये सब चैलेंजेस को ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या पॉलिसी रोड मैप लेकर के आएंगे या फिर लेकर के आए हैं। तो स्कीम्स का बात कर रहा है, कौन कौन सा स्कीम लेकर के आए हैं। तो पहले चैलेंजेस समझो, और चैलेंजेस को ठीक करने के लिए तो हम लोग पॉलिसी रोड मैप लेकर के आए होंगे। चैलेंजेस क्या था? असिमेट्रिक डेमोग्राफी। ज्यादा से ज्यादा जो हमारा पॉपुलेशन है वो गांव में है, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो गांव से पहले लेकर के आओ शहर में, या फिर गांव में भी उसको शिक्षित करो, स्किल दो। तो स्किल देने के लिए हम लोग पीएम कौशल विकास योजना लेकर के आए हैं और स्किल इंडिया मिशन लेकर के आए हैं। ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर के आए हैं, पीएम गति शक्ति लेकर के आए हैं। पीएम गति शक्ति के अंदर हम लोग अंडर डेवलप्ड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हैं, ताकि वहां से पॉपुलेशन आए और अर्बन एरियाज में जॉब पाए। स्किलिंग में हम लोग क्या करते हैं? स्किल ट्रेनिंग देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं, प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये जानने थे कि इन्फॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर इन्फॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है, तो इन्फॉर्मल सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ताकि वही लोग इंप्लॉयमेंट जनरेट कर दे। तो जैसे कि एमएसएमई सेक्टर है, तो उनको और ग्रो करवाओ। उनको ग्रो कराने के लिए क्या जरूरत है? उनको लोन दो। तो मुद्रा योजना के तहत हम लोग उसको लोन देते हैं। कोलैटरल फ्री लोन मिलता है 10 लाख के अंदर। ठीक है। और अगर 20 लाख का लोन चाहिए एमएसएमई को, तो क्रेडिट गारंटी के तौर पे उन लोग को लोन मिलता है, ताकि वो लोग आगे ग्रो करें। अगर एमएसएमई ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है। और फिर हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड और अच्छे से ले पाएंगे। इसके बाद हम लोग सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना और ई श्रम पोर्टल। ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं, ताकि गांव गांव में जो यूथ है वो लोग भी डिजिटल इंडिया में आए और डिजिटली स्किल को सीखे, डिजिटल लिटरेसी उन लोग को मिले। क्योंकि डिजिटल सर्विसेज से भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अभी मेरा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जो मैं काम कर रहा हूँ, ये तो मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ अपना घर में बैठ करके। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको समराइज कर दिए। ठीक है। एक और स्कीम है पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी स्कीम में क्या होता है? हम लोग वाईफाई का एक्सेस दे रहे हैं। वाईफाई हम लोग बहुत सस्ता दामों में गांव में बांट रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? जो वहां के बच्चे हैं वो इंटरनेट के थ्रू अपना स्किल डेवलप करेंगे और ग्रो करेंगे। तो उन लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो देश का ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है। समझ गया डेमोग्राफिक ट्रेंड पूरा का पूरा? चलो, डन। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।